मैं इस नदी में 3 साल से था, पर मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ की मछलियाँ असल में दूसरी दुनिया जाने वाले बड़े बड़े लोग हैं। और मैं जो कभी कभी कोई कार्प मछली खा लेता था, वो किसी बड़े इलाके का मालिक होता था। दरअसल ये एक टाइम रिवर है जहाँ से होकर हर कोई दूसरी दुनिया जाता है। इस रिवर में आते ही सब मछली बन जाते हैं, और मैं इस टाइम रिवर का मैनेजर बन गया था, पर मुझे खुद इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर एक दिन एक लड़का ब्लू स्टार के कैजुअल कपड़े पहने एक छोटी नाव पर बैठा मेरे सामने से गुजरा। मेरी आंखें फटी रह गईं। ये तो मेरी जैसी ड्रेस है, क्या ये भी मेरी तरह आया है? मैं तुरंत उसके पीछे भागा। नाव पर बैठे उस लड़के ने देखा कि कोई इस नदी में तैर रहा है, तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, बड़े भाई गुस्सा मत होना, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैंने पूछा, तू कौन है, यहाँ कैसे आया? उसने कहा, मेरा नाम हन पोपाव है, एक छोटी जगह से हूँ, गलती से आ गया, माफ़ कर दो। मैंने कहा, तुझे खुद नहीं पता ये जगह क्या है, तो नाव क्यों चला रहा है, कहाँ जाना है तुझे? हन पोपाव ये तो नहीं बता सकता था कि वो दूसरी दुनिया से आया है। एक आउटसाइडर को कभी अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए। उसने उल्टा मुझसे पूछा, बड़े भाई ये जगह क्या है? मैंने कहा, अरे नाव के तख्ते पर 2 वर्ड्स लिखे हैं, दिखते नहीं? उसने कहा, कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। हन पोपाव ने मेरी उंगली की डायरेक्शन में देखा, पर सच में कुछ नहीं था। उसने सर हिला दिया। ये सुनकर मेरा जवाब गिर गया। मन में सोचा, क्या सिर्फ मुझे ही दिखता है? अच्छा, तो इस नाव की डेस्टिनेशन है तियान नाम की जगह। वैसे भी मैं इस बोरिंग नदी में 3 साल से बैठा हूँ, क्यों ना इस नाव से तियान चलकर देखूं? मैंने कहा, हन भाई एक बात करनी थी, मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, मेरी नाव कुछ दिन पहले टूट गई, यहाँ से शहर भी बहुत दूर है, तो मुझे थोड़ा लिफ्ट दे सकते हो? नाव से जल्दी पहुंचेंगे। हन ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, बड़े भाई आए, मेरा सौभाग्य होगा। बस दोनों नाव पर बैठ गए और नदी के बहाव के साथ आगे चलने लगे, पर अगले ही पल नाव अचानक रुक गई। मैंने कहा, हन भाई नाव क्यों रुकी, कुछ टकराया क्या? हान के दिल में भी धक्का लगा, क्योंकि ये नाव उसकी थी ही नहीं। जब उसकी आंख खुली थी तभी से वो इस नाव पर था। और सबसे बुरी बात, वो नाव से उतर भी नहीं सकता था, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। इस आदमी का नाव पर आना भी उसे हैरान कर रहा था। तभी मेरे दिमाग में इस सिस्टम की आवाज आई, यूजर को तुरंत नाव से उतरना होगा, अभी नदी नहीं छोड़ सकते, पहले इस नदी को अपना बनाओ, फिर जाने की कोशिश करना। ये सुनकर मेरा दिल डूब गया। अरे यार, जबरदस्ती नदी का गार्डियन बना दिया क्या? तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने हान से कहा, हान भाई मुझे थोड़ी रिपेयरिंग आती है, तुम्हारी नाव पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई, बस थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक हो सकती है, पर रिपेयर करूँ तो फीस लगेगी, और साथ में टोल भी। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं यहाँ का गार्डियन हूँ, यहाँ से गुजरने वाली हर नाव को टोल देना होता है। हान पोपाव का मुंह खुला रह गया। अब क्रॉसिंग में भी फीस? यार, हान ने पूरी बॉडी चेक की, ऊपर नीचे हर पॉकेट, पर निकला सिर्फ एक डक नेक। उसने कहा, बस यही है मेरे पास। मुझे तब याद आया, हाँ यार, हान तो अभी अभी यहाँ आया है, उसके पास कुछ नहीं होगा, कोई पावर भी नहीं। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, कैश नहीं है तो लोन ले लो। और मैंने उसे एक पेपर दे दिया। वो लोन एग्रीमेंट पढ़कर हान की आंखें फटी रह गईं। यार, पहले से 30 साल का होम लोन चल रहा था, अब यहाँ भी लोन। होम लोन अभी तक खत्म नहीं हुआ था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, टोल तो टोल है, यही रूल है, मुझे लगता है तुम आगे जाकर बड़े बनोगे। हन ने मेरी तरफ देखा, सोचा यार ये तो बिल्कुल मेरे लैंडलॉर्ड जैसा है। तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट में एक लूप होल दिखा। उसने तुरंत पूछा, इसमें लिखा है वैल्यूएबल आइटम, इसका क्या मतलब है? कौन सी चीज़ वैल्यूएबल मानी जाएगी? मैंने सिंपली कहा, जो मुझे लगे वैल्यूएबल वो वैल्यूएबल। हाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, यार ये तो कोई ठग है, ये तो वाली बात है, सारे राइट्स इसके पास। मैंने थोड़ा इरिटेट होकर कहा, साइन करना है या नहीं? नहीं करोगे तो जाने नहीं दूंगा। ओके ओके, साइन करता हूँ, साइन करता हूँ। मैंने कहा, जल्दी साइन करो, उंगली काटो और ब्लड सील लगाओ, तभी ट्रस्ट होगा। हान बेचारा मान गया और ब्लड सील लगा दी। मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, सब सही था। एक स्लाइस स्माइल आई मेरे चेहरे पर। मैंने हाथ बढ़ाया, डील पक्की। हान ने उदास होकर कहा, डील पक्की? मैंने उसे सीरियसली कहा, हान भाई वहां जाकर बैठना मत, मेहनत करना, कोई अच्छी चीज़ मिले तो यूज़ करना, पैसे बचाना, जो ज़रूरी हो वो खर्च करो, फालतू में मत उड़ाओ, ज़्यादा डेंजरस जगहों पर मत जाना, जान सबसे ज़रूरी है। और जब तुम कुछ बन जाओ तो मैं खुद आऊँगा मिलने। हान थोड़ा इरिटेट होकर बोला, शुक्रिया कंसर्न का। मन में सोचा, आएगा मतलब डेट कलेक्ट करने। हान ने सोचा, वहाँ पहुँचकर इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं इग्नोर करूंगा, देखता हूँ कैसे आता है। मैंने कहा, लगता है तुम वहाँ जाकर कॉन्ट्रैक्ट से मुकरने की सोच रहे हो? हान ने झट से कहा, नहीं, जब सेटल हो जाऊंगा पूरा पैसा लौटाऊंगा। उसने मन में सोचा, तुझे क्या लगा मैं वाकई दूंगा? प्लीज ट्रस्ट करो, हन पोपाओ कभी पैसे नहीं मारता। हान ने थोड़ी फ्लैटरी करते हुए कहा। मैं नाव से कूद गया और बोला, जाओ वहां अच्छे से रहना। जैसे ही मैं उतरा, नाव फिर चल पड़ी। हान को जाते देख मेरे मन में जलन हुई। मेरा खुद का क्रॉसिंग प्लान कहाँ गड़बड़ा गया। इसी उदासी में सिस्टम की आवाज आई, रिवर की ऑर्डर मेंटेन की, रिवर फेवर पॉइंट्स प्लस 200। सिस्टम की आवाज सुनकर मुझे एक पैटर्न समझ आया, हर दिन नदी की देखभाल करो तो 10 फेवर पॉइंट्स मिलते हैं। अभी ये पॉइंट्स लॉटरी और रिवर प्योरिटी बढ़ाने में काम आते हैं। लॉटरी में किसी भी दुनिया की चीजें निकल सकती हैं। एक पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ, 10 पॉइंट्स पर ब्रॉन्ज ड्रॉ, और जितना बड़ा ड्रॉ उतना अच्छा आइटम मिलने का चांस। नॉर्मल ड्रॉ में भी कभी कभी कोई बड़ी चीज निकल जाती है, पर चांसेस कम है। मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ ट्राई किया। एक वाइट बॉक्स नदी से उछलकर किनारे आया। खोला तो अंदर एक जेड सील था, जिस पर लिखा था, यानी चीन डायनेस्टी की इंपीरियल जेड सील। ये देखकर मेरी आंखें चमक गईं। यार, ये तो लेजेंडरी इंपीरियल सील है। पर खुशी के बाद जल्दी ही इंटरेस्ट कम हो गया। मुझे तो ऐसी चीज चाहिए जिससे पावर मिले। फिलहाल इसे रख लेता हूँ,
ब्लू स्टार वापस जाऊंगा तो साथ ले जाऊंगा, चाइना के लोगों के लिए कुछ तो काम आएगा। फिर मैंने 10 पॉइंट से 10 नॉर्मल ड्रॉ रखिए, पर रिजल्ट वैसा ही रहा, बस एक ढेर सारा जंक निकला, एक भी कल्टीवेशन मैनुअल नहीं। तभी किनारे पर एक छोटी कार्प मछली दिखी जो अटकी हुई थी। उसकी हालत देखकर मुझे दया आई और मैंने उसे वापस नदी में छोड़ दिया। उसी वक्त 5 फेवर पॉइंट्स भी मिल गए। तब मुझे समझ आया नदी की केयर करने से पॉइंट्स बढ़ते हैं। फिर मैंने बाकी पॉइंट से रिवर प्योरिटी बढ़ाई। 100 पॉइंट्स में प्योरिटी 0.01% से 0.013% हुई। बस 0.003% की बढ़त थी, पर इसी से मेरी वाटर कंट्रोल पावर 5 छोटी एबिलिटीज में डिवाइड हो गई। बचे हुए 94 पॉइंट्स देखकर मैंने सोचा चलो एक एक ट्राई करते हैं। पहले आइसोलेशन स्किल को लेवल 1 तक अपग्रेड किया। प्रोग्रेस बार देखा तो खुशी हुई। किनारे का हाथ उठाया और अगले सेकंड नदी से थोड़ा पानी ऊपर आ गया, करीब 10 बूंदें। पहले सिर्फ एक बूंद ही उठा पाता था। पहले ये स्किल बेकार लगती थी, पर अपग्रेड होती देख कॉन्फिडेंस आ गया। फिर बाकी चारों स्किल्स भी लेवल 1 तक अपग्रेड कर दी, पर उसकी ऑडियो अपग्रेड नहीं हो रही थी। पुराने मास्टर को उड़े 1000 साल हो गए, पता नहीं ऊपर कैसे होंगे। ये कहते हुए पास बैठे गोल्डन हेयर वाले ने भी आसमान की तरफ देखा। गोल्डन, तुम्हारी गोल्डन स्पिरिट फिश की बॉडी और 500 साल की ट्रेनिंग के बाद तुम अगली बाउंड्री छू सकते हो। मास्टर के पीछे पीछे ऊपर जाओ। इस वर्ल्ड में तुम्हारा कोई ओपोनेंट नहीं, ऊपर की दुनिया ही तुम्हारी असली जगह है। मास्टर की तारीफ सुनकर गोल्डन हेयर वाले ने हाथ पीछे किए और आंखों में एक चमक आई। मास्टर, ऊपर की दुनिया कैसी होगी पता नहीं, पर मास्टर के बाद तुम सबसे ज्यादा चांस वाले हो। मास्टर ने 3000 साल लगाए, पर तुमने 1000 साल में ही इस लेवल को छू लिया। मास्टर को गए 1000 साल हो गए, वो ऊपर बड़े बन गए होंगे। जब तुम जाओगे तो शायद उन्हें भी ढूंढ सको। गोल्डन हेयर वाले ने मुट्ठी कस ली और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं जरूर जाऊंगा मास्टर, पहले क्लोजिंग में जाता हूँ, जल्दी से लेवल तक पहुंचना है। कुछ 100 साल बाद जॉन्टियन सेक्ट के ऊपर काले बादल छा गए। एक गोल्डन लाइट वाला लड़का हवा में खड़ा था। सेक्ट के सभी लोग बाहर आकर उठे टिक रहे थे। सेक्ट नेता को विदाई। बूढ़े मास्टर ने अपने डिसाइपल को यहाँ तक आते देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ हिलाया, जाओ बड़ी दुनिया में जाओ। गोल्डन हेयर वाले ने सबको ऊपर से देखा और बोला, दोस्तों मैं चला। इतना कहकर वो बादलों में घुस गया। अगले सेकंड स्पेस क्रैक बंद हो गई और सब शांत हो गया। उसी वक्त किनारे पर एक छोटी गोल्डन फिश दिखी। मैं दौड़ कर गया, उसे उठाया और नदी में आगे की तरफ फेंक दिया। उसी वक्त एक नाव धीरे धीरे आती दिखी। मैं किनारे पर गया और हाथ हिलाकर चिल्लाया, आओ पहले पैसे दो। पता नहीं दूरी ज्यादा थी या वो जानबूझकर इग्नोर कर रहा था, नाव वाला बिल्कुल नहीं हिला। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने वाटर कंट्रोल पावर से नाव के नीचे 1 स्क्वायर मीटर पानी रोक दिया और नदी की सरफेस पर चलकर नाव की तरफ गया। पास जाकर देखा एक खूबसूरत लड़की थी जो हैरानी से मुझे देख रही थी। मैंने रुककर पूछा, कौन हो तुम, नाम बताओ। लड़की खड़ी हुई और बोली, मेरा नाम लियू वुयान है, ब्लू स्टार से हूँ। ब्लू स्टार सुनकर मेरी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। यार ये भी ट्रैवलर है क्या? पिछली बार हान पाओ था, अब ये लियू वुयान, और ये तो फीमेल लीड लगती है। पहले टोल तो लो। मैंने नाव पर लिखे 4 वर्ड्स देखे, द योंग डायनेस्टी। तो ये फीमेल लीड द योंग डायनेस्टी जाने वाली है। मेरे पास पैसे नहीं है। उसने कभी नहीं सुना था कि क्रॉसिंग में भी फीस लगती है। ये पानी पर चलने वाला आदमी शायद कोई इमॉर्टल होगा, तभी तो इसने रोका है। मुझे पता था वो यही कहेगी। मैंने डायरेक्टली पूछा, तुम एक डायनेस्टी में जा रही हो, कोई बड़ा प्लान है? लियू वुयान ने बिना सोचे जवाब दिया, रॉयल फैमिली में जाकर एम्प्रेस बनना है। ये सुनकर मैं रुक गया। यार फीमेल लीड तो पूरी फीमेल लीड है, वहां जाकर तुम मुझे क्या दे सकती हो? इस टाइप की ट्रैवलर से कुछ मांगना मुश्किल था, पर लियू वियन का जवाब इंटरेस्टिंग था। मेरे हस्बैंड की आधी किंगडम तुम्हें दे दूंगी। किस हक पर अपने हस्बैंड की मेहनत की आधी किंगडम मुझे दोगी? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। यार कमाल है। मुझे कुछ नहीं कहना। ये मेल लीड बेचारा कितनी मेहनत से किंगडम बनाएगा, मैं उसे और परेशान नहीं करूंगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और टर्म्स लिखे और लियू वियान से साइन करवाया। साथ में सीरियसली बोला, अरे एम्प्रेस मत बनना, डायरेक्टली एम्परर बन जाओ। ये कहते ही सिस्टम की आवाज़ आई, रिवर ऑर्डर मेंटेन की, फेवर पॉइंट्स प्लस 100। इस टाइम में मैं रेगुलरली रिवर पेट्रोल कर रहा था और पॉइंट्स से 550 हो गए थे। मैंने 1400 पॉइंट से प्योरिटी 0.03% तक बढ़ा दी। बाकी 150 पॉइंट से सिल्वर लेवल 10 DRAW लगाने का प्लान था। असल में मुझे एक कल्टिवेशन मैनुअल चाहिए था, चाहे कैसा भी हो। हर बार यूजलेस जंक ही निकलता था, एक भी मैनुअल नहीं। यार कब तक यहाँ गार्डियन बना रहूंगा? मुझे ट्रस्ट था कि एक ना एक दिन मैनुअल जरूर मिलेगा। 10 DRAW खत्म होते ही अगले सेकंड दिमाग में स्टार क्लाउड ड्रैगन फॉर्मूला नाम का कल्टीवेशन मैनुअल आया। मैंने बिना सोचे उसे लर्न कर लिया और फेवर पॉइंट से लेवल 1 तक अपग्रेड किया। 15 मिनट्स भी नहीं हुए थे कि मेरी पावर बढ़ने लगी। कल्टीवेशन लेवल डायरेक्टली पीक तक पहुंच गया। मैंने आंखें खोली, स्टार क्लाउड ड्रैगन फॉर्मूला चलाया और एक धमाके के साथ गोल्डन पावर हाथ से निकली और मेरे चारों तरफ फैल गई। इतनी पावर पहले कभी नहीं थी, बहुत एक्साइटिंग था। तभी किनारे पर कुछ हलचल हुई। देखा तो एक टर्टल पानी की ग्रास में फंसा हुआ था। मैंने सोचा इसे छोड़ दूं तो पॉइंट्स मिलेंगे, पर फिर सोचा सिस्टम में वाटर क्रीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन है। क्या इस टर्टल को कॉन्ट्रैक्ट करने से पॉइंट्स मिलेंगे? ट्राई किया, 10 फेवर पॉइंट्स खर्च करके टर्टल को कॉन्ट्रैक्ट करें। एक गोल्डन लाइट ने टर्टल को रैप किया। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल, कंग्रेचुलेशंस, 10 फेवर पॉइंट्स मिले। जो पॉइंट्स खर्च किए थे वो वापस आ गए। कॉन्ट्रैक्ट के बाद टर्टल ने डर से नजरें हटाकर मुझे गौर से देखा, फिर किनारे पर ही रहा, गया नहीं। मैंने उससे कहा, जाओ मेरे लिए कुछ बढ़िया मछलियां ले आओ। उसी वक्त यनन कॉन्टिनेंट के लुओयुन सेक्ट में हान पॉपाओ को यहाँ आए 200 साल हो चुके थे। वो अब सेक्ट का नंबर 2 बन चुका था। पर रात को कभी कभी उसे एक सपना आता था, उस आदमी का जिसने उससे 200 साल पहले लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। हर बार सोचता था कितना अनरियल था वो।
दरअसल जब उसकी नाव किसी जगह पहुंची तो अचानक पलट गई और वो बेहोश हो गया। होश आया तो तियानन में था। जैसे जैसे बड़ा होता गया उसने उस ब्लैक रिवर के बारे में पता करने की कोशिश की, पर कोई ट्रेस नहीं मिली। एंशिएंट बुक्स में भी कुछ नहीं था। हन पोपाओ को खुद डाउट होने लगा कि शायद वो सब एक सपना था। धीरे धीरे वो सब भूल ही गया। उस दिन हान पाओपाओ को खबर मिली कि जिक्सी की जगह पर कोई बड़ा ट्रेजर निकला है। वो अकेले ही वहां जाने की तैयारी करने लगा। सोचा शायद कुछ हिस्सा मिल जाए। उस वक्त जिक्सी के एमओसी पर बहुत सारे पावरफुल लोग जमा थे। तभी समुद्र की गहराई से एक काला पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे ऊपर आया। उससे निकलने वाली एनर्जी इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पावरफुल लोगों का दिल भी कांप उठा। कोई पास नहीं जा रहा था, सब दूर से ही देख रहे थे। हन पाओपाओ भी भीड़ के पीछे खड़ा होकर उस दरवाजे को देख रहा था। तभी एक पावरफुल आदमी आसमान से उतरा और बोला, ये समुद्र हमारे गूशवन सेट का इलाका है, यहाँ बिना परमिशन आना ठीक नहीं। उसने अपनी युआन यिंग लेट स्टेज की पावर रिलीज की, जिससे सब पर प्रेशर पड़ा। तभी एक ब्लू रोब वाला मिडिल एज्ड आदमी बोला, वो फुजोनजू, ये एमओसी कब से तुम्हारे सेट का हो गया? और जब ट्रेजर निकलता है तो जो केपेबल हो वो लेता है। वो जोंकोई की बियर्ड तक हिलने लगी। ये एमओसी 300 साल से हमारा है, पश्चिम की कौन सी सेक्ट नहीं जानती। अब जब ट्रेजर निकला है तो सब मुकर रहे हैं और हमारी जगह पर चले आए। वो जानता था ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, पर अभी झगड़ा करना उसके लिए अच्छा नहीं होता। हन पोपाओ ये सब देखकर मन में हंस रहा था। उसने सिचुएशन को स्कैन किया। 2 युआन यिंग लेट स्टेज, 5 मिड स्टेज, अपने जैसे 10 अर्ली स्टेज, और बाकी नीचे के लोग तो उसकी नज़र में थे ही नहीं। अगर ट्रेजर एक ही है तो खाली हाथ जाना पड़ सकता है। युआन यिंग लेट स्टेज और अर्ली स्टेज का गैप बहुत बड़ा है, इसलिए प्लान था कि जब केओस हो तो उस वक्त क्वाइटली निकल लो। वो काला दरवाजा इतना स्कैरी था कि कोई पहले जाने को तैयार नहीं था। सब एमओसी के ऊपर चुपचाप वेट कर रहे थे। माहौल बिल्कुल अजीब था। तभी अचानक दरवाजा हिलने लगा और अगले सेकंड उसके बीच से एक डार्क पर्पल लाइट निकली। सबकी नजरें उस लाइट पर टिक गईं और एक के बाद एक पावर रिलीज होने लगी। अगर कोई नहीं जाता तो मैं ले जाता हूँ। एक युआन यिंग मिड स्टेज का बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसे देखकर बाकी भी हरकत में आ गए। बुढ़े, अभी तेरी बारी नहीं। ब्लू रोब वाले युआन यिंग लेट स्टेज ने अपना राइट हैंड एक जायंट इनविजिबल हैंड में बदल दिया और बुजुर्ग की तरफ झपटा। जैसे ही वो लाइट लेने वाला था, उस हैंड ने उसे ढक लिया और समुद्र में धकेल दिया। हजारों लहरें उठ गईं। पर यह देखकर बाकी लोग डरे नहीं, बल्कि और जोश में आ गए। ब्लू रोब वाले के डिस्ट्रैक्ट होते ही दर्जनों लोग चारों तरफ से उस लाइट की तरफ लपके। ब्लू रोब वाले ने पूरी पावर रिलीज की और सबको एक झटके में उड़ा दिया। युआन यिंग लेट स्टेज का गैप साफ दिखने लगा। जब वो जीतने ही वाला था, एक सोर्ड लाइट आसमान से आई और उसे पीछे हटना पड़ा। वो जो कोई भी युआन यिंग लेट स्टेज था, वो वे गुआंग को अपनी आंखों के सामने ट्रेजर लेने देता कैसे? वे गुआंग ने बैलेंस बनाया, हाथ उठाया और एक सिल्वर स्पीयर निकाला। उससे निकली टेरिफाइंग लाइट। वो जोंकुई की तरफ बढ़ी। बाकी युआन यिंग प्रैक्टिशनर्स भी आपस में लड़ने लगे। पूरा एमओसी केओस में था। हान पोपाओ हाथ बांधे सब देख रहा था। वो बड़ा युआन यिंग कल्टिवेटर था, पर लड़ रहा नहीं था। टाइमिंग अभी सही नहीं थी। एक ही ट्रेजर है तो कॉशियस रहना होगा। मिले तो ले लो, न मिले तो जान मत लगाओ। युआन यिंग लेवल की फाइट में पूरा एमओसी हिलने लगा। समुद्र के वाटर क्रीचर्स भाग खड़े हुए। थोड़ी देर में फाइट पूरी तरह उन दोनों युआन यिंग लेट स्टेज वालों के बीच हो गई। सैकड़ों राउंड्स के बाद दोनों का चेहरा पेल हो गया। मुंह से ब्लड आ रही थी। ये देखकर हान पाओपाओ की आंखें चमक उठी। अब उसका टाइम था। वो पूरे फील्ड में अकेला था जो फ्रेश था। कौन उसे रोकता? और जैसे ही वो मूव करने वाला था, आसमान से एक डिवाइन थंडर आया। कब से पता नहीं, पूरे एरिया में काले बादल छा गए थे और उनमें लाइटनिंग कड़क रही थी। अब ये सेकंड एक ब्लैक ड्रैगन जैसी जायंट क्रीचर बादलों से निकली और हवा में रुक गई। उसे देखते ही पूरा फील्ड ठहर गया। सबके चेहरे पर डर था। बस एक नजर मिलते ही कई युआन यिंग अर्ली स्टेज वाले बेकाबू होकर कांपने लगे। हन पाओपाओ की आंखें फटी रह गईं। वो वहीं जम गया। वो जोंकुई और वे गुआंग जो उस क्रीचर के सबसे पास थे, उनका भी ब्लड उलट गया। अंदर से सब कुछ कांप रहा था। ये कौन सा क्रीचर है? हान पोपाओ मन में हैरान था। इतनी पावरफुल एनर्जी उसने कभी नहीं देखी थी। अपनी युआन यिंग की पावर इसके सामने कीड़े जैसी लग रही थी। भागने की सोची पर बॉडी हिल नहीं रही थी। वो क्रीचर इन सब की परवाह किए बिना अपना मुंह खोला और उस स्टोन डोर की लाइट को एक बार में निकल गया। फिर ऊपर उड़ा और आसमान में गायब हो गया। अगले सेकंड सब शांत हो गया, जैसे वो क्रीचर कभी था ही नहीं। ट्रेजर जा चुका था। वो स्टोन डोर भी चूर चूर हो गया। सी सरफेस वापस नॉर्मल हो गई। सब अभी भी शॉक में थे। किसी की समझ नहीं आ रहा था कि उस क्रीचर का लेवल क्या था। दूसरी तरफ मैं आफ्टरनून नैप ले रहा था कि अचानक एक मेंटल सिग्नल आया। चेयर से उठकर रिवर बैंक पर गया। देखा छोटा क्यूचू पूंछ हिला रहा है और मुंह फूला हुआ है, जैसे कुछ दबा रखा हो। मुझे पास आते देख उसने मुंह खोल दिया। ये क्या है? उसने एक काली आयरन बॉल उगली, बिल्कुल बचपन वाली मार्बल जैसी, पर आयरन की बनी। ये ट्रेजर है? तूने नदी से कोई रैंडम आयरन पीस उठाया क्या मुझे देने के लिए? मैंने वो आयरन बॉल किनारे फेंक दी। सन, ऐसा कर, कुछ खाने वाली वैल्यूएबल मछली ला दे। चूचू ने समझदार बच्चे की तरह सर हिलाया और वापस पानी में घुस गया। तभी सिस्टम ने बताया, फेवर पॉइंट्स +5। ये सुनकर मैं हल्का मुस्कुरा दिया। चूचू की इंटेलिजेंस ज्यादा नहीं है, पर वाटर क्रीचर को कॉन्ट्रैक्ट करना सही डिसीजन था। थोड़ी देर में रिवर से फिर मेंटल सिग्नल आया। मैं गया तो चूचू वापस आ गया था। इस बार उसने एक सिल्वर व्हाइट ड्रैगन फिश उगली। वाह, कितनी ब्यूटीफुल है। मैंने उठाकर देखा। कलर बहुत अट्रैक्टिव था और गोल्डन आइज में सिल्वर व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। अच्छा काम किया, ये सच में वैल्यूएबल फिश है। जा और लेकर आ। तारीफ सुनकर क्यूचू खुश हो गया। पानी में सर्कल्स बनाने लगा, फिर वापस चला गया।
मैंने वो ड्रैगन फिश रोस्ट करके खा ली। पता नहीं क्यों 1 पाउंड मछली खाकर ऐसा लगा जैसे कुछ ग्रो हो गया। ची रिफाइनिंग पीक लेवल पर 1 पाउंड तो कुछ भी नहीं, 100 पाउंड बीफ भी नॉर्मल है। फिर नींद आ गई और मैं रिवर बैंक के पत्थरों पर सो गया। सपने में लगा जैसे बॉडी में कुछ बदल रहा है। जब आंखें खुली तो फील हुआ कुछ अलग है, एक अजीब क्लैरिटी थी। सिस्टम अपडेट, कल्टीवेशन लेवल जू जी 8th लेयर, वाटर कंट्रोल डिवाइन पावर, स्विमिंग मास्टरी, कल्टीवेशन मैनुअल, स्टार क्लाउड ड्रैगन फॉर्मूला, वाटर बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट, वो क्यू ड्रैगन। लगता है वो सिल्वर ड्रैगन फिश पहली बार खाई कार्प से भी ज्यादा वैल्यूएबल थी। सच में बड़ी वैल्यूएबल फिश निकली। पर फिर एक चीज अटकी, वो क्यू ड्रैगन, ये क्या है? कहीं क्यू च्यू तो नहीं है? उसी दिन रिवर बैंक पर फिर हलचल हुई। गया तो देखा च्यू च्यू पूरे इंजर्ड था, आंखें रेड थीं, ब्लड के ट्रेसेस भी थे। मैं वरी हो गया। यार तूने किससे झगड़ा किया? छोटा सा है तू, बड़ी मछलियों से पंगा मत ले। तभी क्यूचू ने मुंह खोला और एक स्मूथ राउंड पिल उगली। मैंने दबाकर देखा, मीट जैसी फील थी। ये कहाँ से लाया? ये एक छोटी मीट बॉल थी, हाथ में रखी तो गरम गरम लगी। नहीं पता क्यूचू इसे कहाँ से लाया, पर उसकी इंजरीज देखकर लगा किसी बड़े वाटर क्रीचर से छीन कर लाया होगा बेचारा। सिस्टम ने पूछा, 2 फेवर पॉइंट्स खर्च करके क्यूचू को हील करें? हाँ, यूज करो, बिल्कुल यूज करो। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, मेरे हीरो का ट्रीटमेंट करो। हीलिंग सक्सेसफुल। 1 सेकंड पहले घायल क्यूच्यू अब बिल्कुल ठीक था। वो ग्रेटफुल होकर मेरे पैरों के चारों तरफ सर्कल्स बनाने लगा। इस हीरो को रिवॉर्ड देना तो बनता था। मैंने लॉटरी से मिली वाइल्ड ब्लू क्रूसियन फिश निकाली, मिक्स करके एक बॉल बनाई और क्यूच्यू के सामने रख दी। क्यूच्यू पास आया, सूंघा, फिर पीछे हटा, फिर सूंघा, जैसे टेस्ट कर रहा हो। मुझे लगा शायद मेरा इल्यूजन है, पर क्यूच्यू के चेहरे पर साफ डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन था। यार इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो बढ़िया चीज़ है। इसी से मैं 10 से ज़्यादा गोल्डन फिश पकड़ सकता था, वो सब तुझे दे दिया। तुझसे अच्छा और कौन है मेरा? खाएगा नहीं क्या? मैंने ज़रा तेज आवाज़ में पूछा। ये सुनते ही क्यूचू ने एक ही बार में वो पूरी बॉल मुंह में खींच ली। मैं सेटिस्फाइड हो गया। यही तो चाहिए, जा खेल, कोई ट्रेजर मिले तो ले आ, नहीं तो एंजॉय कर। क्यूचू के बाद मैं सोचने लगा कि क्या कुछ और वाटर क्रीचर्स भी कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए। इस नदी में कुछ तो स्पेशल है। 2 मछलियां खाकर लेवल इतना फास्ट बढ़ा, और ट्रैवलर्स भी यहाँ बहुत आते हैं। क्या ये ट्रैवलर्स का बर्थ पॉइंट है? पर बाकी ट्रैवलर्स तो यहाँ से निकल जाते हैं, मैं ही यहाँ क्यों स्टक हूँ? खैर, ज्यादा सोचने से क्या फायदा। पहले फेवर पॉइंट्स इकट्ठे करो, इस नदी को रिफाइन करो, बाकी बाद में देखेंगे। मैं रिवर पेट्रोल करने लगा। चलते चलते एक जगह नदी में एक बड़ा वर्लपूल दिखा जो पानी को हिला रहा था। कल तो नहीं था, आज कहाँ से आया? कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इतना बड़ा एबनॉर्मल वर्लपूल है, कोई इसमें गिर जाए तो? मैंने डिसाइड किया इसे ठीक करना है। बिना सोचे पानी में कूद गया और वर्लपूल की तरफ तैरने लगा। जितना पास गया उतना पुल बढ़ता गया, जैसे बॉडी को खींच के तोड़ देगा। मैं रुक गया। जूजी 8th लेयर का हूँ, पर यह वर्लपूल बहुत वियर्ड है, केयरफुल रहना होगा। मैं और नीचे गया, रिवर बेड में कोई क्रैक है क्या चेक करने, और 10 मीटर नीचे जाते ही पूरी बॉडी गंदी लगने लगी, जैसे टूट जाएगी। वापस किनारे आ गया। उस वर्लपूल को देखकर कुछ याद आया। वाटर बाउंड्री स्टॉप वाली पावर यूज की और उस वर्लपूल को पूरी तरह कवर कर दिया। मैंने उसे फोर्स से रोकने की कोशिश की। अगले सेकंड वर्लपूल सच में शांत हो गया। सिस्टम वर्लपूल रिपेयर किया, रिवर ऑर्डर मेंटेन की, फेवर पॉइंट्स प्लस 3000। ये सुनकर मेरा दिमाग हिल गया। क्या 3000 पॉइंट्स? सुना सही। पहले कभी 2-5 पॉइंट्स मिलते थे, एक बार में 3000। यार एक वर्लपूल ठीक करने से इतना मिला? मन में गैम्बलिंग करने की इच्छा उठी, पर रोका। पहले ये 3000 पॉइंट्स रिवर प्योरिटी में लगाते हैं। 3000 पॉइंट्स खर्च। रिवर प्योरिटी 0.03% से 0.06% हुई। 0.1% तक पहुंचने के लिए बस 4000 पॉइंट्स और चाहिए। वर्लपूल, वर्लपूल, मुझे भी वर्लपूल चाहिए। मैं रिवर बैंक पर और वर्लपूल ढूंढने निकल पड़ा, पर पूरा चक्कर लगाया, कुछ नहीं मिला। पर मुझे नहीं पता था इससे काम से किसी दूर की दुनिया पर कितना बड़ा असर पड़ा। उस वक्त स्टार मून कॉन्टिनेंट में एक सूरज जैसी जगह पर एक ब्लैक हेड आदमी टूटे हुए क्रिम्सन सन प्लेटफॉर्म पर बैठकर रो रहा था। वो नीचे स्टार मून कॉन्टिनेंट को देख रहा था। वो एक बीस्ट टेमर था। उसके साथ जो था हर बार उसके लिए रीइंकारनेट होता था। अब वो एक नई रीइंकारनेशन में दूसरी टाइमलाइन में चला गया था। वो जानता था ये एक एंडलेस साइकिल है जो 10,000 साल से चल रही है। वो टाइम लूप में फंसा था और धीरे धीरे खत्म होने वाला था। उसकी बस एक उम्मीद थी, किसी एक रीइंकारनेशन में कोई इस लूप को तोड़ दे और ये ट्रेजेडी खत्म हो। तभी अचानक उसने सर उठाया। सारी सीन्स बदल रही थी, पीछे जा रही थी। टाइम उस दिन तक लौट गया जब उसने अपने कंपेनियन का नाम रखा था। मैं तो यहाँ फंसा था। टाइम रिवर्स कैसे हुआ? क्या लूप टूट गया? उसने सामने अपने कंपेनियन को देखा। उसने ज्यादा नहीं सोचा, मिल गया था जो खो गया था। उसने उसे कस के पकड़ लिया। डर था कि छोड़ा तो फिर चला जाएगा। उसने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, क्या मेरी दुआएं सुन ली गई? रिवर बैंक पर पेट्रोल करते हुए मुझे अचानक छींक आई। कौन है जो मुझे याद कर रहा है? तभी रिवर पर कुछ हलचल महसूस हुई। देखा तो एक फेमिलियर छोटी नाव फिर आ गई। एक और ट्रैवलर है क्या? मैं एक्साइटेड होकर नाव की तरफ बढ़ा। नाव पर खड़े शाहूओं ने अचानक एक आदमी को आते देखा तो घबरा गया। उसने हाथ जोड़े, बड़े भाई, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, डिस्टर्ब करने का इरादा नहीं था, माफ करना। मैंने उस साफ सुथरे लड़की को ऊपर नीचे देखा, बिल्कुल प्रोटैगनिस्ट जैसा लग रहा था। नाव पे लिखा था दूजी कॉन्टिनेंट। तो ये भी ट्रैवलर है। यहाँ जितने भी आए सब ट्रैवलर्स ही निकले। क्या ये सच में ट्रैवलर्स का बोथ पॉइंट है? शियाओ हुओ का सरनेम शियाओ है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? शियाओ हुओ ने कंफ्यूज होकर पूछा। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही। मैं यहाँ गार्ड हूँ, आने जाने वाले हर इंसान का रिकॉर्ड रखता हूँ।
बस यही सोच रहा था कि श्याओ जैसे सरनेम ज़्यादातर उन्हीं लोगों के होते हैं जो दूसरी दुनिया से आते हैं। दूसरी दुनिया से? तुम भी वैसे ही हो क्या? उसने सीधे पूछ लिया। भले ही नहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते ही श्याओ हु की आंखें फटी रह गईं, दिल जोर से धड़का और वो उस आदमी को एकदम अलग नज़रों से देखने लगी। एक नज़र में पकड़ लिया कि मैं दूसरी दुनिया से हूँ। सच में श्याओ हो वो घर से निकली, एक झोंका लगा, आंख खुली तो यहाँ थी। जाहिर है ये कोई दूसरी दुनिया थी, लेकिन ये रहस्यमय आदमी एक नज़र में सब भाप गया। क्या हर कोई यहाँ इतना तेज होता है? तुमने कैसे पहचाना? श्याओ हु वो से रहा नहीं गया। अरे बस गैस किया, एक शॉट मारा और तुम सामने आ गए। यार ये कोई नॉर्मल इंसान की सोच है? कौन मिलते ही पूछता है तुम दूसरी दुनिया से हो क्या? क्या ये इतनी कॉमन बात है? खैर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। बस यहाँ से सेफली निकलना चाहती हूँ। जब पकड़ी ही गई तो ड्रामा क्यों करना? ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जाना है तो टोल तो देना पड़ेगा। मैंने एकदम सीरियस होकर कहा। अरे टोल भी? शिया हो ने पूरी बॉडी चेक की, कुछ नहीं था। अभी तो बस आई हूँ, कुछ लाई ही नहीं। हाँ मुझे पता था, इसीलिए पहले से तैयार करके रखा था। ये लो, देखो ध्यान से और साइन कर दो। ये लोन है। शियाओ हुआ का मुंह खुला रहेगा, जैसे कुछ अजीब सपना देख रहे हो। क्या प्रॉब्लम है? मैंने पूछा। नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं साइन करती हूँ। ये कहते हुए उसने उंगली काटी और अपना अंगूठा लगा दिया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, इतनी आसानी से मान गई। मैंने कॉन्ट्रैक्ट चेक किया, सब सही था, फिर हाथ बढ़ाया। काम करते हैं साथ में। उसने भी हाथ मिला लिया। लोग कहते हैं ना, दूसरी दुनिया से आए लोग बड़े एटीट्यूड वाले होते हैं, लेकिन ये श्याओ हुआ वो तो बिल्कुल काम और सीधी है। ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। रास्ता दे दिया उसे, जाओ उस तरफ से जाओ, अच्छे से सेटल हो जाओ, आगे मिलेंगे। मैंने हंसते हुए हाथ हिलाया और उसे जाते देखा। मन में उसका नाम नोट कर लिया। श्याओ हो, दूसरी दुनिया से आई। बधाई हो, रिवर की सिक्योरिटी मेंटेन करने पर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिला, 800 फेवर पॉइंट्स। अरे वाह, 800 पॉइंट्स, यही तो चाहिए। ऐसे समझदार लोग और आए, 1000 2000 आए तो ये नदी जो मुझे रोके हुए है उसे तोड़ा जा सकता है। श्याओ हो को विदा करके मैं फिर से पेट्रोल पर निकल गया। तभी अचानक छोटी कयू का इमरजेंसी सिग्नल आया। मैं तुरंत मुड़ा और उस सिग्नल को फॉलो करते हुए एक छोटे से तालाब तक पहुंचा। पानी के अंदर देखा तो छोटी कयू एक मोटी सांप से जकड़ी हुई थी, कलाई जितनी मोटी। सांप उसे निगलने ही वाला था कि मैंने जोर से आवाज लगाई और तालाब में कूद गया। सांप को पकड़कर खींचा, की को बाहर निकाला, लेकिन तभी उस सांप ने अपनी पूरी ताकत लगाई और मेरे दाहिने हाथ को चारों तरफ से जकड़ लिया। हड्डियां चरमरा रही थीं। मैंने अपनी शक्ति को दाहिने हाथ में केंद्रित किया और बाएं हाथ से सांप के सिर पर एक जोरदार घुसाया। धमाक! एक ही मार में सांप शांत हो गया। उसी वक्त किसी और दुनिया में एक बड़ा अजगर था जो वहां के समुद्र में था। अचानक एक अदृश्य हाथ ने उसे वहां से खींच लिया। समुद्र शांत हो गया। पास खड़े लोग डरे हुए थे। वो हाथ क्या था? यहां से निकलते हैं जल्दी। थोड़ी देर बाद मैंने सांप को काटा और उसका एक बड़ा टुकड़ा लेकर किनारे आया। छोटी कीक को तालाब के किनारे घायल पड़ी थी। मैंने वो सांप का मांस पानी में फेंका। ले, तेरा बदला हो गया। ये तेरी जीत का हिस्सा है। हाँ की क्यों? पहले थोड़ा रुकी, फिर एक ही झटके में सब खा गई। देखते ही देखते उसके जख्म भरने लगे। मेरी आंखें चमक उठीं। यह सांप भी एक मैजिकल सांप था। आगे से जो भी तुझे तंग करे उसे किनारे तक लिया, मैं निपटा दूंगा। की खुशी से गोल गोल घूमने लगी, जैसे कोई सहारा मिल गया हो। वापस घर आया, बाकी का मांस पैक किया और एक ही बार में सब खा गया। फिर अपनी पुरानी कुर्सी पर वापस आया और दोपहर की नींद लेने लगा। लेकिन सोते सोते लगा जैसे पूरा बॉडी जल रहा है, जैसे कुछ हो गया हो। मैं तुरंत उठा। अगले ही पल पेट के अंदर से एक तेज एनर्जी फूटी और पूरे शरीर में फैलने लगी। समझ गया, ये उस सांप के मांस का असर है। बैठ गया, ध्यान लगाया। 3 दिन बाद उठा और मेरी पावर सीधे गोल्डन कोर की हाई स्टेज पर पहुंच गई। अजीब ताकत थी पूरे बॉडी में। एक सांप के मांस ने इतना कर दिया। वो सांप था क्या आखिर? अगले 1 महीने तक छोटी क्रियो पता नहीं कहाँ गायब रही। मुझे भी ज्यादा चिंता नहीं थी, शायद उसका भी अपना घर परिवार हो। इस महीने मेरी किस्मत ठीक रही। रोज बाहर निकलता तो छोटी मछलियां, झींगे, केकड़े मिल जाते। रोज 100 से ज्यादा फेवर पॉइंट्स आते। महीने भर में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स जमा हो गए। फिर मैंने 4000 पॉइंट्स लगाकर नदी से अपनी कनेक्शन 0.1% बढ़ा दी। थोड़ा और जुड़ाव महसूस हुआ। फिर बाकी स्किल्स को भी मैक्स तक अपग्रेड किया और थका हारा लेट गया। छोटी कई याद आई, काफी दिन हो गए, कहीं कुछ होता नहीं गया। एक दिन दोपहर की नींद में था। आधी नींद में नदी के ऊपर कुछ हलचल सुनाई दी। ध्यान से देखा तो एक इंसान नदी के ऊपर चल रहा था। मेरी नींद तुरंत उड़ गई। मैं उठा और पानी पर चलते हुए उसकी तरफ बढ़ा। ली कि ये नदी के बहाव की उल्टी दिशा में चल रहा था, पानी पर कदम रखते हुए। चारों तरफ नजर घुमा रहा था, बहुत अलर्ट था। तभी उसे सामने से पानी की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा तो एक आदमी पानी पर चलता हुआ उसके सामने आ गया, बिल्कुल आराम से, जैसे जमीन पर चल रहा हो। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। तुम कौन हो? ये सुनकर मुझे हंसी आई। भाई तू मेरे इलाके में घुस आया और पूछ रहा है मैं कौन हूँ? बिना बताए मेरे इलाके में घुस आए और बस चुपचाप निकलने की सोच रहे थे? ये सुनकर ली की को जैसे कोई अजीब बात सुनाई दी। उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। तुम्हारा इलाका? यह नदी तुम्हारी है? हाँ कोई प्रॉब्लम है? मैंने थोड़ा आईब्रो उठाया। उस आदमी की एनर्जी बहुत अजीब थी। ये कोई नया आया इंसान नहीं लग रहा था, ये तो यहाँ का पुराना कल्टिवेटर लग रहा है। इसकी पावर मुझे दिख नहीं रही, यानी बहुत ऊंची है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ली के भी चुपचाप मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। उसे याद नहीं था कि इतनी कम पावर का कोई इंसान कितने सालों से नहीं देखा। गोल्डन कोर लेवल? वो तो लगभग भूल ही गया था ये स्टेज होती भी है। लेकिन वो इस आदमी को साधारण नहीं मान सकता था, जो टाइम की इस नदी पर चल रहा है।
मैंने देखा उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अर्जेंट था। पूछा, कहाँ जाना है? अपनी भेड़ ढूंढने। ली कई ने सीधे बोल दिया। भेड़? यहाँ नदी पर भेड़ ढूंढने आए हो? मुझे लगा ये बंदा किसी मेंटल हॉस्पिटल से भागा है। दूसरों की भेड़ यहाँ नहीं होती, लेकिन मेरी भेड़ की बात अलग है। तुम्हें जो भी ढूंढना ढूंढो, लेकिन यहाँ से जाना है तो टोल देना होगा। मैं इस नदी का गार्ड हूँ, मेरे रहते यहाँ कोई मनमानी नहीं करेगा। ली के दिल में एक झटका लगा, क्योंकि वो इस आदमी को किसी भी एंगल से पढ़ नहीं पा रहा था। इसका सिर्फ एक मतलब था, ये उससे कहीं ऊंचे लेवल पर है। तभी ली की ने एटीट्यूड छोड़ा और मुस्कुराया। क्या तुमने मेरा नाम सुना है? ली की, थोड़ा फेस तो दे दो। ली की हाईएस्ट लेवल तक पहुंच चुका था। ये टाइम की नदी वो पहले भी पार कर चुका था। बाद में उसने अपनी भीड़ को ढूंढने के लिए कई दुनियाओं के चक्कर लगाए। उसका नाम हर जगह जाना पहचाना था। पहले कभी यहाँ कोई गार्ड नहीं था। अचानक ये कहाँ से आ गया? मुझे तो ये बंदा ड्रामा कर रहा लग रहा था। ली के, नहीं सुना? भाई यहाँ फ्लैटरी काम नहीं करती, बस थोड़ा सा टोल दे दो, ज़्यादा नहीं मांग रहा। कुछ स्नैक्स, कोई एक अच्छी चीज़, या बस एक बार खाना खिला दो, इतना तो होना ही चाहिए। इतनी सीधी और थोड़ी तेज़ बात सुनकर ली का ये थोड़ा हिल गया। कितने सालों बाद किसी ने उससे इस टोन में बात की थी। पुराना वो होता तो एक थप्पड़ लगा देता, लेकिन अब वो डर रहा था, क्योंकि ये आदमी पूरा मिस्ट्री था। कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा था। टोल कितना देना होगा? काफ़ी सोचने के बाद ली के ने डिसाइड किया, रिस्क नहीं लेना। अगर हार गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। टाइम की नदी में मरे तो बॉडी किस दुनिया में किस टाइम में जाए पता नहीं, इसलिए झुकना ही सही है। टाइम की नदी पर लूटपाट पूरी दुनिया में कौन कर सकता है? ये ली कए जैसा बड़ा कल्टीवेटर भी यहाँ से सावधानी से गुजरा था। ज़्यादा देर नहीं रुकता था, नहीं तो कर्मा का असर होता है। मैंने कहा, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, सब कुछ नहीं मांग रहा, लेकिन कुछ तो देना होगा। ली कई ये सोचने लगा, बड़ा नुकसान तो होगा ही। अब भेड़ की लोकेशन मिल गई थी, अगर फिर मिस हुई तो अगली बार पता नहीं कब मिलती, इसलिए वक्त बर्बाद नहीं करना था। सोचकर उसने आस्तीन से एक चीज़ निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। ये लो, प्लीज़ इसे छोटा मत समझना, ये मेरी बहुत कीमती चीज़ है। मैंने देखा एक लोहे का टुकड़ा था। मेरा चेहरा एकदम उतर गया। ये क्या है? मैंने कहा, ढंग की चीज़ देना, और तुम लाए लोहे का कबाड़। मैं भिखारी लगता हूँ तुम्हें? ली की को एकदम शौक लगा। ये काफ़ी नहीं, ये तो दूसरी दुनिया की कोर फ्रैगमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली। इसके लिए वो कई बार जान की बाजी लगा चुका था, कई बड़े लोगों से भागना पड़ा था। फिर भी ये इनफ नहीं? कितना हाई स्टैंडर्ड है इसका? ली कई ने सोचा, आज तो बड़ा नुकसान होकर ही रहेगा। रुको, पूरी बात सुनो। फिर उसने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती में घुसाया और एक सुनहरा दिल निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं एकदम चौंक गया। भाई, मैंने बस थोड़ी अच्छी चीज़ मांगी थी, तुमने दिल ही निकाल लिया, और निकालने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। ये कोई डार्क मैजिक तो नहीं? दो दिल हैं इसके? मुझे अभी भी कल्टीवेशन की ज्यादा जानकारी नहीं थी, ये सब नया था मेरे लिए। लीकी ने कहा, यह दिल उसने 1000 साल में तैयार किया था। इसमें ड्रैगन का हार्ट, कई तरह की पावर्स मिली हुई थी। उसके लेवल पर दिल के बिना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं,